जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको साथियों एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो कंप्लीट देखें, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो डियर साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। लिखना और पढ़ना, एक सीखना, ये दोनों ही समान रूप से अंतः संबंधित हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। भैया, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले वो पठन लेखन में दक्ष नहीं होते। भाषा के व्याकरण के नियम जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुतलाकर बोलते हैं? जरूरी नहीं है ना। लेकिन पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे होते हैं वह 100 अभिव्यक्ति जानते हैं। मतलब क्या है इसका? देखिए साथियों, पहली कक्षा मतलब 5 से 6 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं उनमें इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी जरूरतों और समस्या को व्यक्त कहकर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो मेरे भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा गया है? विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां पर प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषक परिवेश मिलता है, या फिर इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां पर प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, जो परिवेश होता है वो कैसा होता है? समृद्ध भाषक परिवेश होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या फिर कागज की गुणवत्ता? तो आप लोग कमेंट करें क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हो मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन ए कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। मतलब क्या है हमारा मेरे भाई? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति करें और किसी ना किसी भाषाई कौशल को विकसित करें। ठीक है, इसलिए पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन ये भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है भाई कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। अब यहां पर देखें, ई प्लस आ का मेल हो रहा है
अर्थात यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी यण स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या फिर अपठनीय। देखिए बहुत यहाँ पर आपको इन दोनों में बहुत अधिक कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बिना पढ़ा हुआ अंश इसे कहा जाता है अपठित, और अपठनीय किसे कहा जाता है? जो पढ़ने योग्य ना हो उसे कहा जाता है मेरे भाई अपठनीय। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। आप समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक हैं, बताइए आपकी इसमें से कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये तो भैया जिम्मेदारी है हमारी। बच्चों की भिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो ए समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए यहाँ कहा गया है भाषा पर अधिकार प्राप्त करना, तो इससे ये मतलब नहीं है कि भाषा को आप खरीद लो, नहीं मेरे भाई। इसका अर्थ ये है कि आप उस भाषा में निपुण हो जाएं। क्या हो जाए? निपुण हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तो आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, मतलब उसमें निपुण हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताना है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं जा रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है प्रतीत? रहा हूं मतलब क्या है? यहां पर क्या है? जा रहा हूं मतलब इस क्या है? पुल्लिंग। और यदि होता यहां पर मैं जा रही हूं तो क्या होता? स्त्रीलिंग। तो इससे क्लियर हो गया कि लिंग निर्धारण कैसे होता है? क्रिया के आधार पर। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो कारक के भेद होते हैं मेरे भाई 8। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, तो नाम भी सुन लो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह से 8 कारक होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। भैया रटने की बात तो होती ही नहीं, ठीक है? कोई भी त्रुटि नहीं करते, नहीं भैया, बच्चे त्रुटि तो करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। ये कहना गलत होगा, क्योंकि थोड़ी त्रुटियां करते हैं, ये नहीं बोल सकते आप कि अधिकतर त्रुटि करते हैं। बल्कि क्या है? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे हैं, यह भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं।
बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये विचार किसका है? पियाजे, चामस्की, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की? तो मेरे भाई ये विचार है वाइगोत्स्की जी का कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। क्या होगा? कुलीन। ठीक है, अब इनको भी जान लो। जो बहुत कंजूस हो उसे कहा जाता है कृपण, और जिसके पास आधार धन संपदा हो उसे संबद्ध कहा जाता है, और जो पैसे वाला हो उसे कहा जाता है धनी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 है। कहा गया है पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है। क्या कारण है? कि कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकता को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या फिर सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो भैया जो पूनम है वो क्या करती है? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, क्योंकि वह सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता, तो दाता का स्त्रीलिंग होगा मेरे भाई दात्री। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में खालिस्तान होना चाहिए। जुड़ाव, समरूपता, समरसता या फिर अलगाव? ध्यान रखना साथियों, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा है, इन दोनों में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। समरूपता मतलब क्या है? समान रूप या फिर एक समान रूप। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य? तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये बार बार ये शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो देखिए, अस्पृश्यता, तो भाई मेरे ये लिखा जाता है इस तरह से। अब देखो ऐसा किस में लिखा है? तो ऐसा लिखा है ऑप्शन सी में, जो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय? तो अनुपम का जो पर्यायवाची है वो होगा अद्वितीय। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुपम के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अनूठा, अपूर्व, अनोखा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। क्लास पसंद आए हो तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।